नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। खबर के प्रायोजक हैं जीडी ग्लोबल स्कूल, करतारपुर बाईपास, आजमगढ़। रजिस्ट्रेशन ओपन, 50% डिस्काउंट ऑन एडमिशन। विंडोज आईएनसी रोडवेज आजमगढ़। यूपीवीसी विंडो और डोर्स के लिए संपर्क करें वेदांता हॉस्पिटल, लक्षरामपुर, आजमगढ़ और वुडन टच, भवनाथ, आजमगढ़। पर मुख्य सचिव गृह व मुख्य कार्यपालक अधिकारी यूपीडा अवनीश कुमार अवस्थी 27 फरवरी को आजमगढ़ आएंगे। श्री अवस्थी पूर्वांचल एक्सप्रेस वे के भ्रमण कार्यक्रम के अंतर्गत जनपद सुल्तानपुर से राजकीय हेलीकॉप्टर द्वारा प्रस्थान कर 10:30 पर कैंप ऑफिस पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पहुंचेंगे। तत्पश्चात 10:30 से 11:15 तक अपर मुख्य सचिव कैंप ऑफिस पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पैकेज 6 का निरीक्षण व पैकेज 5 व 6 के निर्माण कार्यों की समीक्षा करेंगे। उसके बाद 11:15 पर जनपद गाजीपुर के लिए प्रस्थान करेंगे। आजमगढ़ में दबंग मकान मालिक व उसके गुर्गों द्वारा किराए की विवाद को लेकर दुकानदार को जबरदस्ती मकान से बाहर निकालने और दुकान के सामान को रोड पर फेंकने के मामले में पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर कब्जा दिलाने गई पुलिस टीम पर भी मकान मालिक व उसके गुर्गों ने हमला कर दिया। सूचना के बाद मौके पर भारी फोर्स पहुंच गई और मामला बिगड़ता देख पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए कस्बे में भारी संख्या में पुलिस बल और पीएसी तैनात कर दी गई है। पुलिस अधीक्षक ने सख्त रुख अपनाते हुए लापरवाही बरतने के आरोप में दियोगांव कोतवाल को निलंबित कर दिया है। जनपद के दियोगांव कोतवाली क्षेत्र के निहोरगंज बाजार में 2 दिन पूर्व किराए के विवाद को लेकर दबंग मकान मालिक देवनाथ व उसके गुर्गों ने मिठाई की दुकान कर रही महिला संगीता को जबरन पकड़कर दुकान के काउंटर और सामान को रोड पर फेंक दिया था। पीड़ित संगीता की शिकायत पर पुलिस अधीक्षक ने दियोगांव कोतवाली को कार्रवाई के साथ ही पीड़िता को मकान में कब्जा दिलाने का निर्देश दिया था। बताया गया कि दियोगांव कोतवाली पुलिस पीड़ित किराएदार संगीता गुप्ता के साथ उनको कब्जा दिलाने के लिए मकान पर गई तो दबंग मकान मालिक देवनाथ व उसके गुर्गों ने पुलिस टीम को कब्जा दिलाने से रोका, जिस पर पुलिस से विवाद हो गया। विवाद बढ़ता देख मौके पर भारी पुलिस बल पहुंच गया, लेकिन दबंगों ने बढ़ती पुलिस फोर्स को देखकर पथराव करना शुरू कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने बल प्रयोग करते हुए पीड़ित महिला को दुकान में कब्जा दिला दिया। मौके पर तनाव को देखते हुए भारी संख्या में पुलिस बल के साथ ही पीएसी भी तैनात कर दी गई है। पुलिस अधीक्षक ने घटना को गंभीरता से लेते हुए मामले में लापरवाही बरतने के आरोप में दियोगांव कोतवाली के एसएचओ संजय यादव को निलंबित कर दिया है। वहीं पथराव करने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। बाजार में किराए की दुकान में दुकान करने वाली महिला श्रीमती संगीता गुप्ता की दुकान को बिना प्रॉपर कानूनी प्रक्रिया पूरी किए कल उसका सामान वहाँ के जो किराया दुकान के मालिक हैं, बाजार के मालिक हैं, उनके द्वारा उसका सड़क पर निकाल कर फेंक दिया गया था। इस संबंध में मेरे द्वारा तत्काल प्रभारी निरीक्षक देवगांव संजय यादव को मौके पर भेजा गया था और उनसे इसमें उचित जिनके द्वारा उचित कानूनी कार्रवाई नहीं की गई, इस संबंध में मेरे द्वारा प्रभारी निरीक्षक संजय यादव को उचित कार्रवाई न करने और दुकान खाली करने में खाली कराने में प्रथम दृष्टया संयुक्ता होने पर निलंबित किया गया है। और जब पुलिस द्वारा महिला का सामान पुनः दुकान में रखवाने का प्रयास किया गया तो जो किया गया, पुलिस द्वारा भी हल्का बल प्रयोग कर किया गया है और इस संबंध में महिला का सामान दुकान जबरदस्ती खाली करके सामान सड़क पर फेंकने और पुलिस के कार्य में बाधा डालने और पुलिस को पथराव करने से संबंधित मुकदमा पंजीकृत कराया जा रहा है और आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जा रही है। जिला प्रशासन द्वारा जनपद में प्रस्तावित राज्य विश्वविद्यालय के लिए आतरौलिया में भूमि अधिग्रहित करने हेतु शासन में प्रस्ताव भेजने से जनपद वासियों में आक्रोश व्याप्त है।
विश्वविद्यालय अभियान के रैदोपुर स्थित कार्यालय पर आयोजित बैठक और प्रेस वार्ता में संयोजक डॉक्टर सुजीत भूषण ने कहा कि विगत 6 वर्षों से हम लोग जनपद के छात्र छात्राओं की सुविधा के लिए विश्वविद्यालय की मांग कर रहे हैं, जिसे देखते हुए विश्वविद्यालय के लिए मोहब्बतपुर की भूमि सर्वाधिक उपयोगी थी, किंतु राजनीतिक षड्यंत्र के तहत इसे अम्बेडकर नगर की सीमा पर ले जाया जा रहा है, जिसका पुरजोर विरोध किया जाएगा। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के विभाग संगठन मंत्री मनीष जी ने कहा कि जिला प्रशासन मुख्यमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट विश्वविद्यालय के प्रति खिलवाड़ कर रहा है। पहले मोहब्बतपुर में 20 करोड़ रुपए खर्च हुआ और अब दूसरी जमीन खरीदने में करोड़ों रुपए खर्च होगा। प्रेस वार्ता के दौरान संगठन मंत्री, विद्यार्थी परिषद शिवम जी और विश्वविद्यालय अभियान से जुड़े डॉक्टर प्रवेश सिंह, राकेश गांधी ने कहा कि आजमगढ़ और मऊ दोनों जनपदों के छात्र छात्राओं के लिए मोहब्बतपुर विश्वविद्यालय के लिए सबसे उपयुक्त है, किंतु जिला प्रशासन राजनीतिक द्वेष के कारण शासन की इस महत्वाकांक्षी योजना का सत्यानाश करने पर तुला हुआ है, जिसका हम लोग पुरजोर विरोध कर रहे हैं। अगर जरूरत पड़ी तो इसके लिए अनशन और भूख हड़ताल तक की जाएगी। विश्वविद्यालय को लेकर के जो विश्वविद्यालय अभियान अपना बना हुआ है, उसके नेतृत्व में आज जो प्रेस वार्ता हो रही है कि विश्वविद्यालय निर्माण में लगातार जिला अधिकारी महोदय बाधा का काम डाल रहे हैं। 70% काम पूरा होने के बावजूद भी उस ज़मीन को लो लैंड बता करके मुख्यमंत्री जी को भ्रमित कर रहे हैं, गलत सूचनाएं प्रेषित कर रहे हैं। वहाँ के काश्तकारों से, वहाँ के जो एक्सपर्ट आए थे, विश्वविद्यालय की जो टीम थी, उन सब की रिपोर्ट को अनदेखा करते हुए अपनी मनमानी रवैये का परिचय देते हुए विश्वविद्यालय को लगातार लेट कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय का जो ड्रीम प्रोजेक्ट है उसको लगातार पोस्टपोन कराने का कार्य है। इसमें लो लैंड बता करके मुझे तो इसमें कुछ राजनीतिक साजिश लग रही है। ये इनकी मंशा विश्वविद्यालय बनाने की नहीं है, लेकिन आपको बताते हुए हर्ष भी हो रहा है और दुख भी हो रहा है कि आजमगढ़ के हमारे बहुत सारे महाविद्यालय के लोगों से मिलना हुआ है, आम जनता के लोगों से मिलना हुआ है, सबका समर्थन है और ये आजमगढ़ की जनता तय कर चुकी है कि बहुत दिनों बाद विश्वविद्यालय मिला है आजमगढ़ को, तो विश्वविद्यालय तो बनेगा तो मोहब्बतपुर में ही बनेगा, या तो उनके रहते हुए ही बनेगा या नहीं तो उनके जाने के बाद बनेगा, लेकिन विश्वविद्यालय बनेगा तो मोहब्बतपुर में ही बनेगा। इसकी लड़ाई आप लोग कहाँ से लड़ेंगे? इसकी लड़ाई हम लोग आजमगढ़ से लेकर के और लखनऊ तक लड़ेंगे। मुख्यमंत्री जी से मिलेंगे, उनके साथ वार्ता करेंगे। उसके पहले माननीय जिला अधिकारी महोदय से पुनः एक बार वार्ता करेंगे। पूरे ज़िले में धरना होगा, प्रदर्शन होगा और उसकी सारी जिम्मेदारी जो भी होगी वो जिला अधिकारी महोदय की होगी। और उनसे बार बार ये आग्रह किया जा रहा है कि सही बात को लाएं। आज आप ही मीडिया के माध्यम से उनके 2-2, 3-3 बयान पता चल रहे हैं। कभी वो कहते हैं कि 10 किलोमीटर के अंदर होगा विश्वविद्यालय के निर्माण, फिर कुछ दिन बाद वो मीडिया को बताते हैं कि 3 स्थान चिन्हित कर लिया गया है और तीनों स्थान शहर से कोई 40 किलोमीटर दूर है, कोई 35 किलोमीटर दूर है, कोई 25 किलोमीटर दूर है। तो क्या वो दिखाना चाहते हैं? झूठ। कभी बंद कमरे में किसी से कुछ बात, कभी किसी से कुछ बात। उनका स्टैंड स्वयं क्लियर नहीं है। इसलिए आप लोगों के माध्यम से उनसे भी आग्रह है कि अपना स्टैंड क्लियर करें और आजमगढ़ को जो विश्वविद्यालय मिला है बहुत दिनों बाद, बहुत संघर्षों के बाद, उसको कृपया बनने दें, उसके राह में रोड़े न डालें और इसके रास्ते को जल्द से जल्द क्लियर करें। ऐसा उनसे हम सभी आंदोलन कर रहे विश्वविद्यालय अभियान की तरफ से ऐसी मांग है उनसे। मैं स्वयं मुख्य राजस्व अधिकारी हरिशंकर साहब ने लिखा है कि चारागाह है नेवरी में। चारागाह 132 की ज़मीन होती है। 132 की ज़मीन वह किसी भी सूरत में, किसी भी हालत में नहीं ले सकते, तो इसलिए वह स्वयं स्वीकार कर रहे हैं कि यह चारागाह की ज़मीन है, इसलिए वहाँ कम लैंड खरीदनी पड़ेगी। चारागाह की ज़मीन आप नहीं, खुद मुख्यमंत्री जी नहीं खरीद सकते, तो आप कैसे कह रहे हैं कि और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, स्वयं सीआरओ साहब ने कहा है। इसलिए जिलाधिकारी महोदय इधर उधर की बात मत कर, सीधे आ जा मोहब्बतपुर में, मोहब्बत कर ले, अन्यथा
हम लोग सड़क पर उतरेंगे तो सारा खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। ये कहना चाहूँगा आपकी मीडिया के माध्यम से कि बड़े लंबे संघर्ष के बाद, सालों, क्या 5 से 6 साल का लंबा संघर्ष, फिर 65 दिन के लंबे आंदोलन के बाद विश्वविद्यालय मिला है। और आप जानते होंगे, आप लोग मीडिया के लोग हमेशा हम लोगों के साथ रहे हैं। अनशन के समय हम लोगों ने साफ साफ ये कहा था कि ये विश्वविद्यालय शहर से 10 किलोमीटर के अंदर ही होना चाहिए, और अगर इसको कहीं भी अन्यत्र ले जाने का प्रयास किया जाएगा तो उसका हम लोग फिर से उसी ढंग से विरोध करेंगे, चाहे अनशन करना पड़े, या फिर मैं तो कह रहा हूँ कि मैं व्यक्तिगत रूप से भूख हड़ताल के लिए भी तैयार होगा, ज़रूरत पड़ेगी तो। और दूसरी चीज़ मैं ये मीडिया के माध्यम से कहना चाहूँगा कि ये विश्वविद्यालय आजमगढ़ मऊ दोनों के लिए है, दोनों जगह के महाविद्यालय इससे संबद्ध हैं। इसी को ध्यान में रख के पिछले डीएम जो एनपी सिंह जी थे, उन्होंने जो है मोहब्बतपुर को चिन्हित किया था, जो हाईवे के एकदम निकट है। और चूंकि दोनों जिले जुड़े हुए हैं, तो मोहब्बतपुर से बेहतर और कौन सी जगह हो सकती है। और दूसरी चीज़ मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि जब शासन की 3 टीमों ने जो है इसे कहा कि आंशिक रूप से सिर्फ लोलैंड है, यहाँ विश्वविद्यालय बनाया जा सकता है, पिछले डीएम साहब ने भी यही रिपोर्ट लगाई, तो अचानक से इस नए डीएम साहब को मतलब ऐसा कैसे लगने लगा कि ये लोलैंड है। तो आजमगढ़ में एक कार्यक्रम में पहुंचे सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि भागीदारी संकल्प मोर्चा हमने बनाया है, गठबंधन के लिए हम लोगों का दरवाजा सभी के लिए खुला है। मुख्य मुद्दा होगा सामान्य, अनिवार्य व फ्री शिक्षा, निःशुल्क स्वास्थ्य व्यवस्था, मुफ्त बिजली, प्राइवेट सेक्टर में भी निजीकरण। कहा कि आगामी मई माह में आजमगढ़ में कार्यक्रम कर दिखा देंगे कि आने वाले विधानसभा चुनाव में सरकार बनाएंगे। बीजेपी सरकार के मंत्री अनिल राजभर को लीडर की बजाय लोडर बताया, जो अवसरवादी हैं। ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि फिलहाल पंचायत चुनाव को लेकर लोगों को जागरूक कर रहे हैं। जिले के सठियाओं के महुआ गांव में आयोजित महाराजा सुहेलदेव राजभर जयंती समारोह को संबोधित करने पहुंचे ओम प्रकाश राजभर ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि 2022 में हमारी मोर्चा की सरकार बनेगी, आप लोग समय का इंतजार करें। ओवैसी से हाथ मिलाने के जवाब पर उन्होंने कहा कि भाजपा कल तक हमें कमजोर समझती थी, अब मजबूत समझ रही है, यही हमारी उपलब्धि है। भाजपा ओवैसी से हाथ मिलाने पर चिंतित नहीं है, बल्कि इसलिए चिंतित है कि अब वह हिंदू मुसलमान कैसे करेगी। उन्होंने कहा कि हमारा मोर्चा फ्री में शिक्षा चाहता है, स्वास्थ्य चाहता है, रोजगार चाहता है, नौकरी चाहता है। घरेलू बिजली बिल माफ करने के लिए हम 10 लोग एक विचारधारा के हैं। भाजपा नहीं चाहती कि प्रदेश में सामान्य व अनिवार्य शिक्षा हो, इसलिए वह लोग विरोध करते हैं। गरीबों को फ्री में इलाज मिले, वह लोग नहीं चाहते। घरेलू बिजली 5 साल फ्री दिया जाए, वह लोग नहीं चाहते। उन्होंने कहा कि भाजपा के लोग उन्हीं के वंशज से गुलदस्ता ले रहे हैं, मिठाई खा रहे हैं। जफर इकबाल को बीजेपी ने राज्यसभा में भेजा, बिहार में शाहनवाज हुसैन को एमएलसी बनाकर मंत्री बनाया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में 18% मुसलमान व 18% राजभर हैं, टोटल 36% हुए और 35% पर सरकार बननी है, इसी से भाजपा परेशान है। पूर्व मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस पर भी हमला बोला। कहा कि यह लोग सिर्फ सोशल मीडिया पर नजर आते हैं, सड़क पर संघर्ष नहीं करते। पहला तो पूरे प्रदेश में हम लोगों ने राष्ट्रवीर राजभर महाराजा सुहेलदेव जी की जयंती का कार्यक्रम, जो इतिहास पताल में था, उसको धरातल पे ले आकर के हम लोग बताने का काम कर रहे हैं। और इसी के बहाने एक चुनावी तैयारी हो रही है आगामी पंचायत चुनाव की। पंचायत चुनाव को लेकर के भी हम लोग दोनों काम कर रहे हैं इसी में, और समाज को समझा रहे हैं कि देखो, आप अपनी लड़ाई लड़ो, बेहतर शिक्षा के लिए लड़ो, स्वास्थ्य के लिए लड़ो, आपका बिजली का बिल माफ़ हो इसके लिए लड़ो, सारे विभाग प्राइवेट को जा रहे हैं उसमें प्राइवेट में आरक्षण के लिए लड़ो। इन सब चीज़ों की जानकारी लोगों को देने के लिए ये अभियान चल रहा है। अनिल राजभर जी मंत्री आए थे उत्तर प्रदेश सरकार के, कह रहे थे कि आपने सालार मसूद जिन्होंने लड़ाई लड़ी थी सुहेलदेव राजभर जी से, उनके वंशजों से समझौता कर लिया है, आपको कोई राजभर बस्ती में घुसने नहीं देगा, ये उनका कथन। अभी आपने देखा ना, आपके सामने लोग हैं ना, हम नहीं गए थे इन लोगों से कहने, हमारे नेता गए थे कहने के लिए। देखिए, एक लोडर होता है और एक लीडर। लोडर का काम होता है अपने मालिक की बात को मैसेज देना, वो मालिक उसको नहीं बता रहा है, अभी बच्चा है, अभी उसको ज्ञान नहीं है। कल तक समाजवादी पार्टी में था,
परसों आप ही के आजमगढ़ की धरती अमर सिंह जी हम लोगों के बीच में नहीं हैं, उनके साथ जब वो बनाए थे लोकमंच तो उनके साथ था। तो अवसरवादी राजनीति के लिए वो लोडर बन करके काम कर रहा है। और जब बीजेपी कश्मीर में सरकार बनाना होता है तो महबूबा मुफ्ती से समझौता करके सरकार बनाती है। अभी यूपी में जफर इकबाल को राज्यसभा भेजा है बीजेपी ने। अभी आपने देखा कि बिहार में शाहनवाज हुसैन को एमएलसी बना के मंत्री बनाया है। दिल्ली में 14 में सरकार बनी थी, यही शाहनवाज हुसैन मुख्तार अब्बास नकवी दोनों को जो है कैबिनेट में दर्जा मिला। और दोनों की शादी मज़े की बात कि मुसलमान के बेटे और शादी होती है हिंदू की बेटी से। तो ये क्या ड्रामा है। अभी वोट लेने के लिए मोदी जी जाके मजार पे चादर चढ़ाते हैं, राजनाथ जी जाके रोजा खोलते हैं। अभी बच्चा है, जानकारी नहीं है ना उसको। उनका तो कहना था कि 2019 में राजभर जी अपनी ताकत देख चुके हैं। ये अच्छी बात है, तो फिर चिंता काहे को है। आप उनके मस्तक को पढ़िएगा जब आपके सामने खड़े हों, तो बीजेपी का झंडा हटा दें और कहीं 100 आदमी जुटा लें तब बता दीजिएगा। जिस हिसाब से ओवैसी साहब और शिवपाल जी अभी एक शादी के सिलसिले में आए थे, तो क्या आपके गठबंधन में शिवपाल जी की भी रहेगी? अभी आप देखिए हमारा प्रयास, जो भी समान विचारधारा के लोग, जो लोग साथ आना चाहें सबका स्वागत है। हम बराबर प्रयास भी करते हैं। सोशल मीडिया पे भी आपने देखा होगा, एक बार शिवपाल जी मीडिया के सामने भी आके उन्होंने कहा कि हम लोग आगे आने वाले दिनों में हम लोग सब लोग मिल करके चुनाव लड़ेंगे। हमारा प्रयास, हमको भी आना था आजमगढ़। उस दिन चूँकि मैं बॉम्बे था 19 तारीख को, 20 को चंदौली कार्यक्रम था हमारा। कार्यक्रम से आते समय जाम लग गया, लेट हो गया, हम नहीं आए। तो प्रयास हमारा हो रहा है। गठबंधन में कौन कौन रहेगा? अभी गठबंधन में हमारे बाबू सिंह कुशवाहा, किशड़ा पटेल, असदुद्दीन ओवैसी, प्रेमचंद प्रजापति, बाबू रामपाल, रामसागर बिंद, रामकरण कश्यप, अनिल चौहान और राजकुमार सैनी। एक बात ये भी चल रही है कि बहुजन समाज पार्टी से गठबंधन हो सकता है अगर। हमारा दरवाज़ा खुला हुआ है, हमको कोई एलर्जी किसी से नहीं है। जो इस मोर्चे में आना चाहे उसका सबका स्वागत है। आप दावा कर रहे हैं कि 2022 में सरकार बनाने की, बिल्कुल। क्या है दावा का हकीकत क्या है? देखिए, अब इसका खुलासा हम आपको मई में आजमगढ़ में ही करेंगे। राजभर जी, खासतौर पे माइनॉरिटी को वोट को डाइवर्ट करने के लिए या डाइवर्ट करने के लिए उन्होंने जो पॉलिसी रची है, तो क्या ये बी पार्टी से आप कितना सहमत हैं? आपका अलायंस है? देखिए, जब मैं पार्टी बनाया तो बहुजन समाज पार्टी के लोग यही कहते थे कि ये समाजवादी पार्टी को फायदा पहुंचा रहे हैं हमको। अब आज हमको कोई नहीं कह रहा है। कांग्रेस ने 60 साल तक मुसलमानों का वोट लिया। कांग्रेस ने इतना विकास किया कि आज़ादी के बाद नौकरियों में 38% मुसलमान था, आज 1% रह गया है। समाजवादी पार्टी ने 4 बार यूपी में सरकार बनाई। आजमगढ़ में थाना 38 थाने, जो मुझे जानकारी है 38 थाने हैं, आप चिन्हित कर लीजिए। 38 थाने में समाजवादी पार्टी को वोट दे के मुसलमानों ने 90% वोट दिया। क्या दिया समाजवादी पार्टी ने? बसपा को वोट दिया। क्या दिया बसपा ने? जिसको साथ गए वो दिया क्या? अब पूरा मुसलमान 2017 में समाजवादी पार्टी को वोट दिया तो समाजवादी पार्टी हार क्यों गई? इस बात को भी वो सोच रहा है ना। आज के तारीख में ओवैसी जी तो कर रहे हैं हक के लिए, वो तो कर रहे हैं ओम प्रकाश राजभर जो लड़ रहे हैं वो सही लड़ रहे हैं, हम ओम प्रकाश के साथ हैं। अभी आपने कहा कि मई में एक बड़ा कार्यक्रम करेंगे। जब मूड़ी काट के बनता था या मूड़ी गिना के होता है, तो उस दिन मूड़ी गिना देंगे कि अब लोग कहने लगेंगे, आप भी कहेंगे कि अब सरकार इनकी बन जाएगी, अब कोई नहीं रोक पाएगा। कितने की संख्या में लोग रहेंगे? अब वो उस दिन दिखा देंगे आपको। ठीक सर। और मुख्यमंत्री का दावेदार कौन होगा, इसकी भी चर्चा होनी चाहिए। नहीं, देखिए, वो दिन आएगा तो हम लोग तय कर लेंगे। आपने शायद एक बार जब मैं सत्ता में था तो एक बयान मैंने दिया था, और वो बयान था कि राजभर का राजगद्दी प्लान, बहुजन समाज पार्टी और भारतीय जनता पार्टी 6-6 महीना का समझौता करके सरकार बनाए थे, याद होगा आपको। तो फिर हम लोग क्यों न 6-6 महीना का समझौता करके हम क्यों न सरकार बना लें? ये तो संभव है ना। अच्छा, एक नेता का आरोप है, बड़े नेता हैं, उन्होंने ये कहा कि आप, जैसे अभी आपने कहा कि हम धन के पीछे नहीं भागे इसलिए पार्टी से नहीं जाते, उनका
आपका एक साफ तौर पे कहना था कि राजभर सरकार को ब्लैकमेल कर अगर मैंने ब्लैक किया हूँ तो ब्लैक कमाई किया हूँ तो गिरफ्तारी क्यों नहीं कर लेते? आज अखिलेश और मायावती चिंगुर गए हैं ना, हिम्मत नहीं है बोलने की। ओम प्रकाश राजभर सीना ठोक के सदन से लेके सड़क तक बोल रहा है। ऐसा नहीं, देखिए कहना आसान है, लोगों का कहना आसान है, और मैं तो खुला चैलेंज देता हूँ। ईडी के छापा पड़ा मेरे यहाँ 3 जगह, लखनऊ कार्यालय पर, रसड़ा कार्यालय पर, मेरे घर, कुछ नहीं मिला। मतलब ईडी का जो इंचार्ज था वो कहा कि धन्य है ओम प्रकाश राजभर, जिसके घर में सिर्फ चावल और गेहूं के अलावा रुपया नहीं मिल रहा है कि दाल कैसे खरीदता होगा ये आदमी। तीनों जगह का इतिहास, 4 बार लखनऊ छापा पड़ा, 3 बार रसड़ा पड़ा, 2 बार गांव, कुछ नहीं मिला। कहाँ उखाड़ेगा? तो कहीं ना कहीं आप कहना चाह रहे हैं कि अखिलेश जी और मायावती जी डर गए हैं सरकार से। तो क्यों नहीं जनता के बीच में आते हैं ये लोग? हितर क्यों हैं? बारे हमें खाली ट्विटर पे बैठ के लड़ाई लड़ेंगे। आपका जैसे एजेंडा क्या रहेगा 2022? हमारा साफ साफ भैया, समान शिक्षा, अनिवार्य शिक्षा और फ्री शिक्षा उत्तर प्रदेश में। दूसरा, गरीबों को निःशुल्क स्वास्थ्य, फ्री में इलाज, चाहे वो किसी प्राइवेट हो चाहे सरकारी। तीसरा, घरेलू बिजली का बिल माफ। चौथा, हम सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू करेंगे। 5वां, प्राइवेट सेक्टर में हम आरक्षण लागू करेंगे। 6वां, सामान्य वर्ग को मोदी जी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को चुनौती दे दिया, 10% आरक्षण दिया, स्वागत है। 27 को बढ़ा के हम भी 52 करेंगे और करेंगे काम। आप आरक्षण बंटवारे की बात बिल्कुल वही सामाजिक न्याय समिति की बात हो रही। सूत्रधार संस्थान आजमगढ़ द्वारा आयोजित 3रे आजमगढ़ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का शानदार आगाज शुक्रवार के दिन शारदा टाकीज में किया गया। इस अंतर्राष्ट्रीय समारोह की शुरुआत में इस फेस्टिवल के कोऑर्डिनेटर अभिषेक पंडित ने आजमगढ़ के साहित्यिक व कलात्मक पृष्ठभूमि से सभी को परिचित कराते हुए फिल्म फेस्टिवल के उद्देश्य पर प्रकाश डाला। तत्पश्चात देश के जाने माने पत्रकार, टिप्पणीकार प्रकाश केरे, मुर्तजा अली खान, चंद्रभूषण, शोभा अक्षरा व कागज फिल्म के लेखक इम्तियाज हुसैन, दिल्ली से पधारे लल्लन टॉप के पैनलिस्ट डीयू प्रोफेसर M.K. पांडे को सूत्रधार के अध्यक्ष डॉक्टर C.K. त्यागी, डॉक्टर अमित सिंह, अविनाश सिंह ने ममता पंडित के साथ सभी को अंगवस्त्रम देकर स्वागत कर महोत्सव की विधिवत शुरुआत की। तत्पश्चात बाबा आजमी की फिल्म मी रक्षम की स्क्रीनिंग हुई। फिल्म के पश्चात फिल्म की अभिनेत्री अदिति सुवेदी से दर्शकों से सीधे सवाल जवाब किए गए, जिसका संचालन दिल्ली से आई सुधा अक्षरा व मुर्तजा अली खान ने किया। 26, 27, 28 3रा आजमगढ़ इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल सूत्रधार संस्थान की तरफ से अभिषेक पंडित जी और ममता पंडित जी के अथक परिश्रम से ये शुरू हो रहा है। और इसकी सबसे अच्छी बात है कि बाहर से तो जो मूवीज़ आई हैं, चाहे अर्जेंटीना से, आयरलैंड से, हर जगह से आई हैं मूवीज़, यहाँ पे जो हमारे शहर की एक बच्ची मिर्ज़वा की, जिसने एक बहुत ही अच्छा मी रक्षम पिक्चर में काम किया है, उसकी मूवी हम दिखा रहे हैं। और इसमें सबसे अच्छी बात क्या है कि इसमें कई शॉर्ट फिल्मों का चयन किया गया है। वो शॉर्ट फिल्में क्या होता है कि बहुत से लोग होते हैं जो पिक्चर बना लेते हैं लेकिन रिलीज़ नहीं हो पाती हैं। तो एक शॉर्ट फिल्मों का हम लोगों ने कंपटीशन किया है इसमें, और उसमें ज्यूरी ने सेलेक्ट किए हैं कुछ मूवीज़। तो वो जो लोग हैं उसमें फर्स्ट, सेकंड और थर्ड प्राइज़ देंगे, ताकि जो ऐसे लोग हैं जो बड़े लेवल पे रिलीज़ नहीं कर पाते हैं पिक्चर, उनको एक प्रोत्साहन मिलेगा। और आजमगढ़ के लिए एक ये बड़ी चीज़ है, क्योंकि जो हम पिक्चरें यहाँ लाए हैं, जो दिखा रहे हैं, वो कई बार आप चाहेंगे तभी आपको देखने को नहीं मिलेंगी। क्योंकि ये यूजली मूवीज़ ऐसी होती हैं जो किसी सत्य घटना पर आधारित होती हैं, या जो समाज की सच्चाई समय चल रही उस पर रहती हैं। तो एक आज जब अश्लीलता का दौर है बहुत सी पिक्चरों में, तो ऐसी पिक्चरें हैं जिन्होंने एक जो सच्चा सिनेमा उसको जीवित रखा हुआ है। तो ये जो फेस्टिवल है ये उन्हीं पिक्चरों को इज्जत सम्मान देने का है। तो मैं आजमगढ़ की जनता से यही कहना चाहूँगा कि 26, 27, 28 से बहुत अच्छा मौका है कि आइए हम सब अच्छी पिक्चरों का लुत्फ़ उठाएँ और इस कार्यक्रम को सफल बनाएं। जिला बैडमिंटन संघ आजमगढ़ एवं क्षेत्रीय खेल कार्यालय आजमगढ़ के संयुक्त तत्वाधान में 26 से 28 फरवरी तक आयोजित 3 दिवसीय बैडमिंटन चैंपियनशिप का उद्घाटन शुक्रवार के दिन मंडलायुक्त विजय विश्वास पंत, डीआईजी सुभाष चंद्र दुबे एवं आरएसएस के जिला प्रचारक भाई अमरीश जी ने फीता काटने के बाद शटल उछालकर किया।
इस अवसर पर अपने संबोधन में मंडलायुक्त ने कहा कि खेल हमारे जीवन का एक प्रमुख हिस्सा है, जहां न सिर्फ हम शारीरिक रूप से फिट होते हैं बल्कि मानसिक रूप से भी मजबूत होते हैं। यहाँ हम जीतते हैं तो सीखते ही हैं और हारने के बाद तो सीखना और भी लाजमी हो जाता है। जिला बैडमिंटन संघ का यह प्रयास प्रशंसनीय है और खेल कार्यालय आजमगढ़ ने भी चैंपियनशिप के लिए हाल निःशुल्क देकर खेल हित में नेक कार्य किया है। डीआईजी सुभाष चंद्र दुबे ने कहा कि खेलना मनुष्य की जन्मजात प्रवृत्ति है और आज के इस आपाधापी वाले समय में खेल की प्रासंगिकता और भी बढ़ जाती है। खेल से न सिर्फ हम स्वस्थ महसूस करते हैं बल्कि समाज में आपकी एक विशेष पहचान भी बनती है। इस अवसर पर अध्यक्ष डॉक्टर डीपी राय, सचिव डॉक्टर पीयूष सिंह यादव, कोषा अध्यक्ष रमाकांत वर्मा, आलोक जायसवाल, केएम श्रीवास्तव सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन अजेंद्र राय ने किया। मैसेज खेल का हमेशा ये रहता है, खेल भावना का, कि जीतें तो बहुत अच्छा, हारें तो सीख लेके जाएं। और इसमें हारने का ये नहीं है कि परेशान होना, बल्कि उससे सीखना, कमियां क्या रह गई, यही खेल भावना का। एंजॉय करना चाहिए, फिटनेस का अपना लेवल का ध्यान रखना चाहिए और आनंद रहना चाहिए। और इसी में अच्छी हमारी जो प्रतिभाएं हैं वो तराशी जाएंगी, आगे का उनके लिए भविष्य बनेगा। यही एक मैसेज है। खेल से अधिक खेल भावना महत्वपूर्ण है। जैसा कि आयुक्त महोदय ने बताया, खेल में हार जीत तो होती रहती है, लेकिन हम मानकर चलते हैं कि प्रत्येक खिलाड़ी या तो मैच में जीतता है या तो सीखता है, वो हारता तो है ही नहीं, कुछ लर्निंग पॉइंट्स पाता है अगर गेम लॉस किया, जिनके आधार पर सुधार करके वो आगे खेलता है। और फाइनली स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है, हम सभी लोग जानते हैं। अच्छा खिलाड़ी एक अच्छा नागरिक होगा, एक प्रतिस्पर्धी भावना से, प्रतियोगी भावना से लगातार वो अपने को अपडेट करेगा, अपग्रेड करेगा। और जितना ज़्यादा उत्तरोत्तर वो अपना विकास करेगा, बौद्धिक, शारीरिक, इस विकास के सोपान में एक मजबूत सशक्त राष्ट्र निर्माण की भी प्रक्रिया अपने आप पूरी होगी। आज की नई पीढ़ी मोबाइल में गेम खेल रही है, क्या कहना चाहिए? मोबाइल में गेम खेलना तो मेरी समझ में बाहर है, क्योंकि हम लोग ये आउट ऑफ सिलेबस है हम लोगों के, क्योंकि हम लोग जिस पीढ़ी में रहे तब मोबाइल का सूत्रपात नहीं हुआ था। लेकिन कहीं ना कहीं से मुझे लगता है कि हर गार्जियन को बच्चों को मोबाइल के साइड इफ़ेक्ट्स को बचाते के लिए हमेशा उनको उससे दूर रखते हुए, स्पेशली जब तक वो उसका अच्छा बुरा नहीं जानता तब तक उससे दूर रखते हुए जो उसमें से पॉजिटिव चीज़ें हैं उनकी ओर उसको उन्मुख करना चाहिए। अगर मोबाइल के प्रयोग का बच्चा किसी भी रूप में आदी है, उसको हटाना चाहते हैं, तो मेरा मानना है कि गूगल पे एजुकेशनल चीज़ें, उसके अपने ऐसे खेल की जो शारीरिक विकास, शारीरिक कौशल को बढ़ावा देने वाली हों, उनको दिखाते हुए, चूँकि लर्निंग बाय डूइंग की भी स्थिति होती है, अगर वो उन चीज़ों को देखेगा, मान लो फुटबॉल गेम देखता है, क्रिकेट देखता है, बैडमिंटन देखता है मोबाइल पे, तो नेचुरल वे में वो उसको खेलने का प्रयास करेगा, तो उसको क्रिएटिव की ओर मोड़ा जा सकता है और धीरे धीरे उससे उसको दूर किया जा सकता है, अगर सही रूप से पेरेंट्स उस दिशा में ध्यान दें। ऐसा मेरा मानना है। हो सकता है हम आज खेले गए मैचों में बालक वर्ग में विपिन यादव ने मोहम्मद साहिल को 21-18, 21-16 से पराजित कर फाइनल में प्रवेश किया। अजित विश्वकर्मा ने हर्ष गुप्ता को 30-18 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। बालिका एकल में माया कुमारी ने प्रतीक्षा सिंह को 21-15, 21-18 से पराजित कर फाइनल में प्रवेश किया तथा ऋषिका यादव ने अंकिता सिंह को 30-15 से पराजित कर सेमीफाइनल में प्रवेश किया तथा बालक युगल में प्रिंस सिंह व विपिन यादव ने प्रशंक पाठक व विशेष सिंह को 21-16, 21-18 से पराजित कर सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया। आजमगढ़ में निर्माणाधीन पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के बाईपास न बनने से नाराज ग्रामीण धरने पर बैठ गए। उपजिलाधिकारी बुरहानपुर समेत आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों को समझाया बुझाया। ग्राम पंचायत
खीरी डीहा सेनपुर विकास खंड अतरौलिया से ग्राम पंचायत सेनपुर से पिच रोड पहले से बनी हुई है। वर्तमान समय में पूर्वांचल एक्सप्रेस वे का कार्य प्रगति पर है। कार्यदायी संस्था के अधिकारियों द्वारा ग्रामवासियों को यह आश्वासन दिया गया था, लेकिन अब अधिकारी अपनी बात से मुकर रहे हैं और निर्माण कर रहे हैं, जिसे लेकर ग्रामीण पूर्व जिला सूचना अधिकारी रामनयन यादव के नेतृत्व में टेंट डालकर धरने पर बैठ गए। सूचना मिलते ही थाना अध्यक्ष अतरौलिया दिनेश कुमार यादव, उप जिलाधिकारी पूरनपुर अरविंद कुमार सिंह, नायब तहसीलदार धर्मेंद्र सिंह मौके पर पहुंच गए और ग्रामीणों को समझाने बुझाने का प्रयास करने लगे। ग्रामीणों का कहना है कि अगर बाईपास नहीं बना तो गांव के विकास के लिए और कोई दूसरा रास्ता नहीं बचेगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो ग्रामीणों को बहुत परेशान होना पड़ेगा। इस मौके पर समस्त ग्रामवासी भी उपस्थित रहे और ग्रामवासियों द्वारा उप जिलाधिकारी के माध्यम से जिलाधिकारी आजमगढ़ को एक ज्ञापन सौंपा गया। उप जिलाधिकारी ने आश्वासन देकर ग्रामीणों का धरना समाप्त कराया। धरना प्रदर्शन इस वजह से है कि ग्राम पंचायत सेनपुर से ग्राम पंचायत खीरीडिया के बीच में पिच रोड पहले आती थी। आज के 20 साल पहले से 25 साल पहले से ये पिच रोड बनी हुई है। इसके बावजूद भी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जब बनने लगा तो यहाँ के लोगों ने जब बात किया तो इसके उच्चाधिकारी लोगों ने, निर्माण निगम के उच्चाधिकारी लोगों ने ये कहा कि इस पर रास्ता दिया जाएगा। लेकिन अब लास्ट पोजीशन में है, अब उनके अधिकारी कह रहे हैं कि इस पर रास्ता नहीं है। इस वजह से गांव के लोग नाराज होकर के और इस तरह के धरना प्रदर्शन किए हैं और इस पर रास्ता होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि इस ग्राम पंचायत के केवल एक ही रास्ता है और दूसरा कोई इस गाँव में आने के लिए कोई रास्ता है ही नहीं। और सर एक बात और, जब बाढ़ आती है इस गांव के लोग पलायन कर देते हैं, दूसरे गांव में चले जाते हैं। ये रास्ता एकदम ब्लॉक हो जाएगी, हम लोग लंकापुरी में हो जाएंगे, मर जाएंगे, डूब जाएंगे। यहाँ नौका चलने लगे बरसात के समय में। यहाँ पर इतना ही नीचा गांव है कि रास्ता जो ब्लॉक हो जाएगी तो यहाँ नौका चलानी पड़ेगी। इस वजह से इस रास्ते का बनना बहुत ही जरूरी है, बहुत ही फायदेमंद। जब तक सरकार आपकी मांग नहीं पूरी करती तो क्या करेंगे? जब तक मांग नहीं पूरी हुई तब तक इस गांव के रात और दिन यहाँ धरना प्रदर्शन चलता रहेगा। द्वारा रास्ते की समस्या को लेकर के अपना यहाँ पे जिलाधिकारी महोदय को संबोधित एक ज्ञापन दिया है। ड्राइंग में नहीं है, दिलीप गिलखान के टेक्निकल लोगों से पूछा गया है और इनकी जो मांग है इसको जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से शासन तक पहुँचाया जाएगा। वहाँ से अगर स्वीकृति मिल जाती है तो इन लोगों का निर्माण कार्य शुरू जाएगा। हृदय रोगियों को अब इलाज के लिए नहीं जाना होगा महानगर। महानगरों जैसी सभी सुविधाएं अब आपके शहर आजमगढ़ के वेदांता हॉस्पिटल में उपलब्ध। लक्ष्मीरामपुर स्थित वेदांता हॉस्पिटल में एम्स के मशहूर हृदय रोग विशेषज्ञ गोल्ड मेडलिस्ट डॉक्टर पंकज शर्मा कर रहे हैं मरीजों का सफल इलाज। 2D इको, अस्थायी पेसमेकर व अस्थायी पेसमेकर की सुविधा उपलब्ध। आजमगढ़ के लोगों के को एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, पेसमेकर, कैथेटर एब्लेशन, ये सारी सुविधाएं यहाँ पे उपलब्ध अब हो पाएंगी। एम्बुलेंस और आपातकालीन सुविधा 24 घंटे उपलब्ध। वुडन और एल्युमिनियम हुआ पुराना, यूपीवीसी विंडो और डोर्स का आया जमाना। अपने घर, मकान और ऑफिस में लगवाएं शानदार यूपीवीसी विंडो और डोर्स। दीमक, पेंट, पॉलिश के खर्चों से बचें। हाई सिक्योरिटी, साउंड प्रूफ, एनर्जी सेविंग, फायर रेजिस्टेंट, वाटर प्रूफ, वन टाइम इन्वेस्टमेंट। यूपीवीसी विंडो और डोर्स अब आपके शहर आजमगढ़ में उपलब्ध। विंडोज INC बिसाइड्स बीजेपी ऑफिस, रोडवेज, सिविल लाइंस, आजमगढ़। वॉल इंटीरियर के लिए भी संपर्क करें। 3D वॉलपेपर, 5D वॉलपेपर, डिजाइनिंग वॉलपेपर, किचन, बेडरूम एंड ड्राइंग रूम वॉलपेपर। वुडन टच भवरनाथ आजमगढ़, अ कंप्लीट हार्डवेयर स्टोर। हमारे यहाँ ब्रांडेड प्लाईवुड, फ्लश डोर, डिजाइनर डोर, PVC डोर, फोरमाइका, फैंसी हार्डवेयर, किचन की चिमनी एवं मॉड्यूलर किचन की एक्सक्लूसिव रेंज उपलब्ध। अपने आशियाने में लगाइए 4 चांद, पहुंचिए वुडन टच भवरनाथ आजमगढ़।